नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मसला। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे आज के चर्चा की, जो कि लोकसभा चुनाव को लेकर है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तो आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी पूरी जोरों शोरों पर है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। तो वहीं बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी हरियाणा में पहले बीजेपी ने हमेशा दूसरे दलों के सहारे जमीन तलाशने की कोशिश की, मगर 2014 से यहां तस्वीर बदल गई। 10 साल में बीजेपी हरियाणा में अपने दम पर उभरी है और कई रिकॉर्ड भी बना दिए हैं। बात करें 2019 की, तो लोकसभा चुनाव में पार्टी ने प्रदेश की सभी 10 सीटों पर कब्जा किया था। मतों के लिहाज से भी बीजेपी ने अहम मुकाम हासिल किया था, जिसके बाद इस बार चुनाव में बीजेपी 400 पार का नारा लेकर मैदान में उतरी है। वहीं बात करें अन्य पार्टियों की, तो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद जेजेपी पूरी तैयारी के साथ 10 की 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। चुनाव को लेकर इनेलो भी पूरी तरह तैयार है। प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने और जीतने के लिए पार्टी पूरे जोर शोर से जुटी हुई है। इनेलो के प्रधान महासचिव और एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला भी लोकसभा चुनाव में ताल ठोक रहे हैं। तो वहीं बात करें प्रदेश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की, तो कांग्रेस अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर पाई है। कांग्रेस हरियाणा में पहली बार गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। हरियाणा की 10 में से 9 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने एक सीट पर अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। हरियाणा के इतिहास में ये पहली बार है जब कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। इससे पहले वह अकेली ही चुनाव लड़ती रही है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है। ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के कई नेता पार्टी को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इससे कांग्रेस के लिए हरियाणा में मुकाबला और तेज होता नजर आ रहा है। वहीं बीजेपी लगातार प्रदेश में रैलियां करती नजर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी मुख्य तौर पर सभी रैलियों में शामिल होकर संबोधन कर रहे हैं। तो आपको यह भी बता दें कि कांग्रेस ने हाल ही में अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने 25 तरह की गारंटी दी है। देखिए, कांग्रेस का ना तो चरित्र है उनके नेताओं का, किस प्रकार की वो भाषा बोलते हैं। हमारी बहनें, हमारी माताएं, ये हमारी संस्कृति है, जो हमारे संस्कारों को देने का काम हमारी माताएं, हमारी बहनें करती हैं। ये सोच उन लोगों की हो सकती है जिस प्रकार की सोच उन्होंने व्यक्त की है, और इसका जो महिलाएं हैं वो डट करके इसका विरोध करती हैं। और इनको आने वाले समय के अंदर इस बात का सबक भी मिलेगा कि किस प्रकार से वो महिलाओं को अपमानित करते हैं। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, जो पूरी दुनिया मानती है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार ने किया, उन नीतियों को गाली। कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं। और मैंने अपनी चिट्ठी में भी ये लिखा, और मैंने प्रमुख कारण ये बताया कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबह से शाम बैठकर वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देता फिरूं। मैं नहीं दे सकता। मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी के जो अलायंस पार्टनर्स है, उन्होंने सनातन धर्म के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न उठाए। क्यों उसका जवाब नहीं दिया गया? डॉक्टर पवन सैनी जी पहुंचे हैं, उनका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। कृपया वही लोग खड़े रहें। चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां अपना दमखम लगा रही हैं। बीजेपी ने अपने 10 की 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, और बीजेपी की रैलियां हर गांव में, हर जिले में देखी जा रही है, जहां पर स्वयं मुख्यमंत्री नायब सैनी पहुंचकर लोगों से संबोधन कर रहे हैं। ऐसी अनेकों रैलियों में मुख्यमंत्री स्वयं पहुंच रहे हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें दूसरी ओर, प्रमुख विपक्षी पार्टी प्रदेश की कांग्रेस पार्टी, जो कि 9 सीटों पर इस बार चुनाव लड़ रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन के तहत एक सीट आम आदमी पार्टी को दी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, लेकिन
अभी तक कांग्रेस ने अपने 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की है और इसी का इंतजार सभी कर रहे हैं कि कांग्रेस कब अपने नामों की घोषणा करेगी। तो इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। सबसे पहले उन सब का आपको मैं इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। हमारे साथ देवेंद्र दत्ता, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ गए हैं। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। शैलजा भाटिया, प्रवक्ता जेजेपी, जुड़ गए हैं। अर्जुन सुडेल, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम पर। और सबसे पहले आपके पास अंश वत्स जी मैं आऊंगी और आप ही से मैं ये सवाल लेना चाहती हूँ, जो मैंने अभी जिक्र भी किया कि अभी तक प्रत्याशियों की नामों की घोषणा क्यों नहीं हो पाई है। हालांकि कयास लगाए जा रहे थे कि आज जो है घोषणा हो सकती है, अब तक लेकिन घोषणा नहीं हुई है। और दूसरे आपको बता दें कि फेस का जो है अभी नामांकन भी हो गया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस के नामों की घोषणा नहीं हुई है। सब किस बात की देरी है। दूसरी तरफ अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी तो पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। रैलियों की बात करें, जिस भी चीज की बात करें, मुख्यमंत्री स्वयं जाकर वोटों की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होती दिखाई नहीं दे रही है अगर इतना देर लग रहा है उम्मीदवारों की घोषणा करने में। और वहीं दूसरे जो हैं बड़े दिग्गज नेता आपकी पार्टी छोड़ रहे हैं। सर, क्या कारण है और अभी तक क्यों नहीं चुनाव की लेकर अभी तक एक्टिव क्यों नहीं नजर आ रही है कांग्रेस? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से चुनाव में एक्टिव है। आज हमारा ये जो न्याय पत्र है, ये आज हमारा जारी किया था हमारे माननीय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने। तो इस न्याय पत्र में हमने तमाम जो राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर जो यात्रा की है और तमाम लोगों से जो मुलाकात की, उसके बाद ये लोगों ने, इस देश की जनता ने ये न्याय पत्र बनाया, न कि भाजपा की पार्टी की तरह जो कि मोटानी के जो गारंटी है उसके आधार पर उनका जो बना घोषणा पत्र उनकी तरह नहीं है संकल्प पत्र, हमारा न्याय पत्र। तो हम तो पूरे चुनावी मैदान में, हम कहाँ चुनावी मैदान में नहीं है। इंडिया अलायंस के रामलीला मैदान में एक भव्य रैली हुई थी। उससे पहले जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन था तो उस टाइम पे मुंबई में एक विशाल रैली हुई थी। उससे पहले भी पटना में विशाल रैली हुई थी इंडिया अलायंस की। तो इंडिया अलायंस तो पूरा मैदान में, इंडिया अलायंस हरियाणा की बात कर रहे हैं सर, हरियाणा की बात कर रहे हैं। हरियाणा में प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करने में इतना देरी क्यों हो रहा है सर? आज हमारी सीईसी की बैठक हुई है, तो आप रुकिए, जल्दी प्रत्याशियों की सूची भी जारी हो जाएगी। आज तो बैठक ही हुई है। अभी बैठक होने के बाद थोड़ा क्या है कि उस पूरा प्रक्रिया एक होती है, उस प्रक्रिया के तहत ही सूची जारी की जाती है। बैठक के सीधा तुरंत बाद प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं होती है। तो आज बैठक हुई है, प्रथम बैठक हुई है, तो उसके बाद जो भी एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत ही प्रत्याशियों का जो है नाम सूची के तहत आ पाएगा। जैसे हमारा जो है पूरे एक लोकतांत्रिक तरीके से हमने तमाम एक प्रत्याशियों को मौका दिया है कि जो भी आज जनता की आवाज बनना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले सभी लोगों को कहा कि आप लोग फॉर्म भरिए। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सीईसी की बैठक हुई और उसके बाद सूची जारी हुई। तो हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत किया। तो उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जब हम जाते हैं तो उसमें थोड़ा एक समय लगता है, इस वजह से। ठीक है, और ठीक है, ठीक है। ये तो आपका जो दूसरा सवाल था, मैं दूसरे सवाल का जवाब देना चाहूंगा। आप विजेंद्र सिंह जी का नाम ले लीजिए, आप राहुल कासवान जी का नाम ले लीजिए। हमारे तो पूर्व, आपने जैसे गौरव वल्लभ जी का आपने बाइट सुनाई, वो 4 साल में 2 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके। एक बार वो झारखंड से लड़े और एक बार राजस्थान से लड़े। तो वो 4 साल में 2 बार वो चुनाव लड़ चुके विधानसभा का, और उसके वो हार गए थे। ठीक है, तो हम हारे तो जो नहीं, हार गए थे इसका मतलब नहीं है। हार गए थे का मतलब उनका बयान मैंने बाइट सुनाया, सभी दर्शकों से भी सुना है, पर उनका कारण क्या है पार्टी छोड़ने का, वो कारण उन्होंने बताया है कि किस कारण की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है। सर ये देखिए, आप ईडी सीबीआई का क्लेम लगाते हैं, बीजेपी ईडी सीबीआई भेजती है, बीजेपी सबको डराती धमकाती है और सबको डरा धमका के अपने पार्टी में शामिल करती है, पर अब इन पर आप क्या आरोप लगाएंगे? नहीं, देखिए, ईडी सीबीआई ये तो चलो भाजपा के फ्रंटल्स बन चुके हैं, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं
अब 2 बार आप चुनाव लड़ लिए, अब उसके बाद भी आप और पार्टी से चाहते हो कि भैया मेरे को ये भी चुनाव लड़ना है, मुझे वो भी चुनाव लड़ना है। कई लोग टिकट की वजह से चले जाते हैं, कई लोग मंत्री पद की वजह से चले जाते हैं। मैंने एक आंकड़ा निकाला है, चुनाव होने से पहले कांग्रेस से अभी तक 34 नेता जो हैं वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 34 नेता, मैं आपको नाम गिनाता रहा हूँ। आप ब्रिजेंद्र सिंह ले लीजिए, आप दानिश अली ले लीजिए, आप पप्पू यादव जी का नाम ले लीजिए, आप राहुल कासवा जी का नाम ले लीजिए। झारखंड से जो भाजपा के पूर्व में स्पीकर रहे हैं उनका आप नाम, स्पीकर नहीं, जो वहां पे व्हिप जारी करते हैं उनका आप नाम ले लीजिए। कितने सारे मैं आपको नाम बता देता हूँ। हमारे कांग्रेस में तो सिटिंग एमपीज हमारे शामिल हुए। ब्रिजेंद्र सिंह जी तो सिटिंग एमपी, राहुल कासवा जी तो सिटिंग एमपी हैं। जो मैं तो ये तो सर हम जानते हैं कि शामिल हुए हैं, क्यों शामिल हुए हैं इसका जवाब आपसे मांग रहे हैं। इस पर क्या आरोप लगाएंगे आप इन पर? अब मुझे बताइए, अब आप कह रहे हैं कि ये नेता ठीक नहीं है, कभी आप कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई का जोर लगा रहे हैं बीजेपी। अरे आप बताइए सर, कांग्रेस पार्टी में क्या कोई कमी नहीं है जिस वजह से नेता जो है बाकी बीजेपी में जाकर शामिल हो रहे हैं? देखिए, या तो मैंने आपको ये चीज का बता दिया, देखो, या तो कोई मंत्री पद होता है, कोई जैसे आप जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हैं कि भैया मुझे पहले आप मुख्यमंत्री बनाइए तभी मैं पार्टी में रहूंगा। आपको पार्टी ने इतना आपको मौका दिया, आपको वो नहीं चाहिए लेकिन मेरे को मुख्यमंत्री बनाइए, तो उसके बाद तो भाजपा में जाके वो केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं। आप यहाँ पे हेमंत बिश्व शर्मा जी का नाम ले लीजिए। आप तमाम ऐसे नेताओं को आप या तो भाजपा में जाके आप उन्हें मंत्री पद दीजिए, या तो आपको लोकसभा का टिकट दीजिए। राज्यसभा का टिकट नहीं मिला तो भी चले जाते हैं कि मुझे अपने राज्यसभा नहीं भेजा, इस वजह से मैं पार्टी से छोड़ रहा हूं। तो जो ये स्वाभिमानी है, जनता तो मतलब कांग्रेस में नीतियों की कमी है, कांग्रेस में नीतियों की कमी है, कांग्रेस अपने नेताओं को संभाल नहीं पा रही है, जो है नेता जा रहे हैं बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आप ये कारण बता रहे हैं, बहुत आसान तरीका है। हमारे पास ये संकल्प पत्र नहीं होता। अगर नीतियों की कमी होती तो हमारे पास ये न्याय पत्र आज हमारे पास। तो आपके नेता संभाले नहीं जा रहे हैं, इसलिए आप बता रहे हैं कि वो कोई अगर नेता है तो नेता तो भाजपा की भी तो छोड़ के जा रहे। मैं तो आपको नाम बता तो रहा हूँ, भाजपा के मेरे कितने नाम आपको बता दिए। नेता तो भाजपा की भी छोड़ के जा रहे कितने सारे। सर मैं अभी आपके नेता, ठीक है नहीं, मैं एक सेकंड मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। आप देखिए इनके कई सिटिंग केंद्रीय मंत्री के पास गया हो भारतीय जातियों की टिकट राजनीति से इस्तीफा, राजनीति से ही संन्यास ले लेते कि भैया हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। गौतम गंभीर जी का नाम ले लीजिए, अब डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी का नाम ले लीजिए, ठीक है, जिनके ऊपर ठीक है आपके पास आऊंगी, फिर से लौटूंगी। देवेंद्र दत्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी में साथ जुड़े हुए हैं, आपके पास आऊंगी। कई आरोप आप पर लग रहे हैं कि आपके भी नेता जो हैं छोड़ रहे हैं और ईडी सीबीआई का जोर लगाकर जो है बीजेपी कभी नेताओं को अपने अंडर ले रही है, अपने पार्टी में शामिल कर रही है, डरा धमकाकर अपने पार्टी में शामिल कर रही है। ये सब आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा। जी अनाया जी, नमस्कार करता हूँ। जी नमस्कार। और इस डिबेट में मेरे साथ भागीदारी निभाने वाले सभी जो मेरे अन्य दलों के प्रवक्ता शामिल हैं, उन सबका भी नमस्कार करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। मैं बड़ी संक्षिप्त में बात करूंगा। मैं अनाया जी केवल इतना कह सकता हूँ, इस समय जो वातावरण है देश का, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर कटक तक संपूर्ण भारत में इस समय भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ करने वाले श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के प्रति इस देश की जनता आश्वस्त है, उन पर विश्वास कर रही है और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। रही बात, एक बात केवल कह करके कांग्रेस की, जो कांग्रेस के मेरे प्रवक्ता मित्र मेरे साथ बैठे हुए हैं, इस प्रकार की बात करें, इस समय वास्तविकता ये है कि ना इनके पास नेतृत्व है, ना इनकी नीयत है, ना इनके पास प्रत्याशी है, ना इनके पास धुरी है और ना ही इनके पास कोई धरातल है। कांग्रेस पूरी तरह से इस देश के अंदर अपना विश्वास खो चुकी है। जनता का कोई विश्वास इन पर नहीं है और जनता का विश्वास केवल एक ही है, देश को समृद्धि की ओर ले जाना, देश को सशक्त बनाना। बिल्कुल वो नजर आ रहा है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इनका जो मैनिफेस्टो, देवेंद्र जी, इनका मैनिफेस्टो भी मैंने देखा, उसमें 5 न्याय की बातें, 25 गारंटियों की बातें हैं, ज्यादातर बातें जो इनकी है
बीजेपी ने क्या किया और हम अब उसको उलटफेर क्या करेंगे। मैनिफेस्टो में भी यही इसी बात का जिक्र है। इनकी कोई योजना है कि नहीं मैनिफेस्टो में, उसका तो कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। योजना बनाया जी, ये तब बनाएंगे या तब उसको धरातल पर ये सिर्फ उतारेंगे। बीजेपी की योजना को ही उलटफेर करेंगे। मैं उसी की गारंटी जी। हमारे मोदी जी ने एक नारा दिया कि मोदी की गारंटी, उसी शब्द को लेकर के, उस पंक्ति को लेकर के इन्होंने अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लिया। वही शब्द हैं, उनकी नकल ये लोग मारते हैं। इनके पास वास्तव में ना शब्द है, ना इनके पास कोई विजन है, ना देश। अरे ये देश को तब ले जाएंगे ना अगर सरकार बनेगी तो। देश के मालिकों ने, देश के मतदाताओं ने, देश की जनता ने ये तय कर लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और एनडीए गठबंधन की सरकार देश में बनने वाली। ठीक है, लेकिन सर आप भी जो कह रहे हैं 10 की 10 सीटें हम इस बार जीतेंगे हरियाणा में, इसका कोई तो तथ्य होगा। किस धारा पर आप कह रहे हैं कि इस बार 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे? आपकी गठबंधन भी इस बार टूट गई है। और हमने एक और आज खबर सुनी है कि अंबाला में आज रैली हुई थी जिसमें अनिल विज, जो कि 13 किलोमीटर ही उनका आवास है उससे दूर, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। हालांकि उनकी कुर्सी, उनके नाम की कुर्सी भी वहां पर मौजूद थी, लेकिन वो शामिल नहीं हुए थे। देखिए, इस प्रकार के जो प्रचार आपके पास आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अपने यहाँ बहुत सुंदर समन्वय होता है संगठन के अंदर। कोई व्यक्तिगत उनकी कोई रही होगी जो वो नहीं पहुंच पाए होंगे, अन्यथा यहाँ संगठन में इतना समन्वय और इतनी आत्मीयता से सब लोग काम कर रहे हैं। अंबाला में सर रैली हुई और अनिल विज का ना पहुंचना, क्या ये बड़ी बात नहीं है? देखिए, एक बात और भी है, इस बारे में मुझे ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति व्यक्तिगत रूप से रही होगी वो जो नहीं जा पाए। चलिए ठीक है। अर्जुन सुडेल इनेलो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अर्जुन जी, स्वागत है आपका भी, बहुत नमस्कार। हम कांग्रेस पे तो लगातार सवाल कर रहे हैं कि प्रत्याशी कब घोषित करेंगे, प्रत्याशी कब घोषित करेंगे, पर सर आपके भी प्रत्याशी अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। कब घोषित करेंगे, क्या रणनीति है? हमने 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। अच्छा, दावा तो 10 सीटों पे जीतने का है, बाकी सीटों के लिए घोषित करना जरूरी है। प्लीज मेरी आवाज ठीक करवा दीजिए, मुझे उलट के आवाज आ रही है, इको आ रही है बहुत ज्यादा। ठीक है सर, आपकी आवाज हमें क्लियर आ रही है, आप बोलते रहिए, हम आपकी आवाज ठीक कराते हैं जी। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल दल की अगर हम बात करें, हमने 2 प्रत्याशी हिसार और कुरुक्षेत्र से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हमने काफी टाइम पहले घोषणा कर दी है और अगले 8 भी उम्मीदवार हम जल्द कार्यकर्ताओं से और जो जनता कहेगी उन उम्मीदवारों को उतारने का काम करेंगे। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करूं, नारा लगा रहे हैं 400 पार का, कैंडिडेट है उधार के। अब तक जितने भी कैंडिडेट हैं वो उधार के हैं, कोई कांग्रेस से, कोई किसी पार्टी से, दूसरी पार्टी से। अगर मैं बात करूं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की, शुरू से की बात करूं, चाहे वो जींद उपचुनाव रहा है, वहां पर मिड्डा जी उधार के कैंडिडेट थे। आदमपुर रहा है, वहां पर कुलदीप बिश्नोई जी उधार के कैंडिडेट थे। और उसके बाद अगर इलाहाबाद उपचुनाव की बात करें, वहां पर गोपाल कांडा जी उधार के कैंडिडेट थे। तो अपने उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो उम्मीदवार पहले जो जीत कर रहे थे उन पर भरोसा नहीं है। जनता उनको आज बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। आज मैं कई सारी वीडियो देख रहा था जहां पर अशोक तंवर जी का भारी विरोध था और इनके जो गठबंधन के साथी रहे दुष्यंत चौटाला जी, जिनको इन्होंने सर कम से कम उन्होंने अपने प्रत्याशी तो घोषित कर दिए हैं। सर कम से कम उन्होंने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, रैलियां शुरू हो गई हैं, प्रत्याशी जाकर जनसंबोधन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपके प्रत्याशी घोषित कब होंगे, कब वो तैयार करेंगे, कब उतरेंगे मैदान में? लोगों से मिल रहे हैं, लोग धक्के भी तो मार रहे हैं, लोग विरोध भी तो कर रहे हैं गाँव में। आपने देखा नहीं होगा कि प्रोग्रामों में कितना विरोध है? जी हमने बिल्कुल देखा है। चाहे वो रंजीत चौटाला हो, चाहे वो दुष्यंत चौटाला की गाड़ी वापस कर दी। आज मैं वीडियो देख रहा था। दूसरी बात, इंडियन नेशनल लोकदल की बात मैं कर रहा हूँ। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ती है, ना कि उधार के अपने कैंडिडेट पर। चाहे वो नगर परिषद का चुनाव रहा हो, चाहे वो जिला परिषद का चुनाव रहा, नगर परिषद का चुनाव रहा, हमने अपने सिंबल पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने 122 पर जिला परिषद के चुनाव सिंबल पर लड़े थे, उसमें से भी 22 सीटों पर जीत पाई थी। कांग्रेस ने तो चुनाव ही नहीं लड़ा था किसी भी सिंबल पर। और मैं दावे के साथ कहता हूं, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जल्द ही कार्यकर्ताओं की राय से अपने उम्मीदवार उतार देगी। ठीक। और जल्द के जल्द। और इंडियन नेशनल लोकदल की बात करें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला, सुनैना हमने उतार दिए और लगातार हम फील्ड में रहते हैं।
ये नहीं कि लोगों की तरह घर में बैठ जाते हैं। और रही मैं विपक्ष की अगर बात करूं कांग्रेस की, कांग्रेस इस विधायक होते हुए भी विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन कभी भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभाते। विपक्ष की भूमिका अगर निभाने का काम करते हैं तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक अकेले विधायक होते हुए भी, चाहे वो विधानसभा की बात करें, सारा देश देखता है, सारा प्रदेश देखता है, चाहे वो विधानसभा की बाहर की बात करें, लोगों के जो मुद्दे हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं वो उठाने का काम करते हैं। ठीक है, जनता के साथ ठीक है, ठीक है, ठीक है, बात नहीं है। ठीक है अंश जी, आपका ठीक है। अंश जी से मैं आपका सवाल का जवाब बिल्कुल लूंगी कि वो विपक्ष का मुद्दा क्यों नहीं उठा रही हैं आपसे। ठीक है, आपकी आवाज ठीक करवा दें। मैं पहले से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपकी आवाज जो है ठीक कर दें। ठीक है, आपके पास शैलजा भाटिया जी आऊंगी मैं, प्रवक्ता आप जीजीपी से हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए कि आपके जो है दुष्यंत चौटाला वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे और वो विपक्ष पर लगातार जमकर बरस रहे हैं कि इस बार बीजेपी नहीं आएगी, इस बार जनता जो है रीजनल पार्टी को ही वोट करेगी। दूसरी तरफ आपके प्रदेश उपाध्यक्ष हैं देवेंद्र कदियाल, जिन्होंने बयान दिया है कि हमें कांग्रेस अगर 2 सीट दे दे तो हम 10 की 10 सीटें जो है कांग्रेस को जिता कर देंगे। हाँ जी, नमस्कार आन्या जी, सबको दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मैं जहां तक इलेक्शन की बात है, मैं भाजपा की तरह या कांग्रेस की तरह कोई भविष्यवाणी तो यहाँ कर नहीं सकती, क्योंकि मुझे को लगता है कि भविष्य तो केवल एक ही इंसान जानता है, वो ऊपर वाला। तो ध्यान रखे, मैं ये नहीं कह सकती हम ये जीतेंगे या इतनी सीट पार करेंगे, पर इतना जरूर हम दावा करते हैं कि 10 की 10 सीटों पे हम लड़ेंगे। और जहां तक लोगों में इलेक्शन की बात है, हम एक विजन के साथ कर रहे हैं, और जहां तक हमारा विजन है वो विजन जो है हमारा भविष्य। दुष्यंत जी तो लगातार दावा कर रहे हैं कि हम 10 की 10 सीटें इस बार हम जीतेंगे। जी 10 सीटों पे हम लड़ेंगे और अपना वोट शेयर हमारा टारगेट है, हम उसको बढ़ाते रहेंगे 10 की 10 सीटों पर। मैं वही कह रही हूँ, यहाँ पे हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे हैं कि ये होगा, पर हमारा दावा है कि हम अच्छी एक फाइट देंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम 10 की 10 सीट पे, ज्यादा से ज्यादा सीट पे हम विजय होके निकले। जहां तक हमारी तैयारी का सवाल है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि हमारी 10 की 10 सीट पे पूरी तैयारी है। हम ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, मोस्ट ऑफ द लोकसभा सीट पे हमारी 7 रैलीज हो चुकी है, बाकी 3 जो पेंडिंग है वो भी हो जाएंगी। और जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको भी हम जल्द से जल्द आने वाले 3 से 4 दिन में नवरात्रि के टाइम पर हम 10 के 10 जो है हम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको भी हम डिक्लेयर कर देंगे। जहां तक हमारी स्थिति मैं बताऊंगी आपको कि जो कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र अभी निकाला है, मैंने भी आज उसको घोषणा पत्र को अच्छी तरह देखा, तो उन्होंने हर वर्ग की बात की है, पर मैं यहाँ सिर्फ इतनी चीज कहना चाहूंगी, जो घोषणा पत्र इन्होंने निकाला है जहाँ पे महिलाओं की बात करते हैं, आपके बड़े बड़े नेता हैं, आपके बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, वो जिस तरीके से टिप्पणी दे रहे हैं महिलाओं पर, क्या आपको लगता है कि वो इस तरीके से मैनिफेस्टो पे जो इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, वो जिस तरह टिप्पणी दे रहे हैं, तो कहीं भी उसकी कोई मेल खाती हुई चीज दिखाई दे रही है? तो जहां तक मुझे तो इसका कुछ भी अपना खुद का लग ही नहीं रहा है। मैंने मैनिफेस्टो जब भी पढ़ा तो वही सब बातें हैं कि जो बीजेपी ने क्या किया है उसको हम रिवर्स करेंगे। मुझे तो मैनिफेस्टो पढ़ के बस यही दिख रहा है। चलिए आपको मैं अभी मैं आपको रोकना चाहूंगी और एक छोटे से ब्रेक का वक्त तो चला है, आप सबके पास फिर से लौटूंगी, तो फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपने लव जिहाद शब्द जरूर सुना होगा। अभी हाल ही में आफ्ताब अमीन नाम के लड़के ने श्रद्धा नाम की लड़की की निर्मम हत्या की। आरी से उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में रखा और फिर 2 महीने तक एक एक करके महरौली के जंगल में फेंक दिया ताकि जानवर उसे खा लें। ऐसी वैशी हरकत के लिए उसे ये संस्कार और प्रेरणा कहां से मिली होगी कहने की जरूरत नहीं है। इस तरह की कोई पहली घटना नहीं है। पैसे के लालच में या प्यार मोहब्बत के झूठे सपने दिखाकर भोली भाली लड़कियों को एक साजिश के तहत ये लोग बहला फुसलाकर 3-4 शादियां कर लेते हैं और फिर अंजाम इसी तरह का होता है। हमारी मासूम बच्चियां इन जालिम भेड़ियों को पहचान भी नहीं पाती, क्योंकि कहते हैं
वो जिस्म का भूखा मोहब्बत के लिबास में मिला था, पहचानती कैसे उसे चेहरे पर नकली चेहरा लगाकर मिला था। इसीलिए दोस्तों आवश्यकता है हमें अपनी बेटियों को जीवन की वास्तविकता से रूबरू कराने की और इन लोगों की कुदृष्टि से बचाने की। मुगलकालीन समय में महिलाओं के लिए घूंघट प्रथा और बाल विवाह इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि ये जालिम सुंदर लड़कियों पर बुरी नजर रखते थे और उनसे बचने का यही तरीका होता था। वैसे भी जरा सोचिए, चांद देखकर भगवान से पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने वाली लड़की जब चांद देखकर बकरा काटने वाले के घर में जाएगी तो कैसे एडजस्ट हो पाएगी। और एक बात हमारी बच्चियों को भी सोचनी होगी कि दुनिया में सबसे निस्वार्थ रिश्ता माता पिता का उसकी संतान के साथ होता है। इसलिए माता पिता अपनी लाडली को किसी भी अनिष्ट से बचाने के लिए उसके बहकते कदम को रोकने की कोशिश करते हैं। सोचिए, श्रद्धा ने पिता की बात सुनी होती तो अपनी मां के आंचल तले घर के आंगन में खिलखिला रही होती। दोस्तों, आप भी सजग रहें, सुरक्षित रहें, बच्चों को अच्छे संस्कार दें। जीवन के प्लस माइनस की गुत्थी सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के मेरठ में 400 गरीब हिंदुओं को पैसे और खाने का लालच देकर ईसाई बना दिया गया। गरीबी का फायदा उठाकर धर्मांतरण कराने का यह सिलसिला हमारे देश में सालों से चल रहा है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान इसमें काफी तेजी देखी गई। देश के अलग अलग हिस्सों से धर्मांतरण की कई बड़ी खबरें आई। बड़ी बात यह है कि महज कुछ पैसे का लालच देकर हमारे हिंदू भाइयों को ईसाई बनाने का ये इंटरनेशनल खेल चल रहा है। एक संगठित गिरोह है जो पूरे भारत में अपने पांव पसार रहा है और इस गिरोह की फंडिंग विदेशों से हो रही है। इस गंभीर मसले पर थोड़ी जानकारी जुटाने पर सबूत भी सामने आ गए। असम के तेजपुर से जर्मनी से चर्च के पादरी को भेजे गए प्रशंसा पत्र से पता चला कि कोरोना महामारी के बीच लाखों रुपए जर्मनी से भारत भेजे गए, जिसका इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं को ईसाई बनाने में किया गया। दोस्तों, विदेशी ताकतें जो धर्मांतरण के बल पर हमें कमजोर कर रही हैं, इनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन मिशनरियों का असली चेहरा बेनकाब करते हुए नोबेल पुरस्कार, जो शांति पुरस्कार दिया जाता है, डेसमंड टूटू ने कहा था, जब मिशनरी अफ्रीका आए तो इनके पास बाइबल थी और हमारे पास धरती। मिशनरी ने कहा, हम सब प्रार्थना करें। हमने प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो पाया कि हमारे हाथ में बाइबल थी और भूमि इनके कब्जे में थी। दोस्तों, हमने सैकड़ों साल की गुलामी झेली है, इसलिए फिर कोई ऐसी गलती ना दोहराएं। सच्चाई तो यह है कि धर्मांतरण होना वास्तव में राष्ट्रांतरण है, यानी राष्ट्र का विभाजन होना है। हल्के में लेने की गलती ना करें, आसपास नजर रखें। धर्मांतरण गिरोह दीमक की तरह देश को खोखला करने की कोशिश में लगा है। आपको बता दें, धार्मिक कार्यक्रमों और जलसों में भी विदेशी पर्यटक के भेष में सनातन के शत्रु मौजूद होते हैं, जो चंद रुपयों का लालच देकर हमारे धर्म और धरती दोनों को कमजोर करने की साजिश में लगे रहते हैं। उपनिषद का कथन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, यानी यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो दोस्तों, धर्म रक्षा की प्रतिज्ञा लेकर राष्ट्र रक्षा को समर्पित हो जाएं। जिंदगी के प्लस माइनस की गुत्थी को सुलझाने के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। वापस चलेंगे चर्चा पर और हमारे साथ सारे पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। शैलजा जी, आप कुछ हमें कह रही थी, आपके पास मैं फिर से लौटूंगी, लेकिन उसी सवाल के साथ एक तरफ दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है लड़ने के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आपके प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र कादियाल कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस हमें 2 सीट देती है तो हम कांग्रेस को 10 की 10 सीटें जिता कर लाएंगे। कॉन्ट्राडिक्टरी बयान आपके पार्टी से आ रही हैं, क्या इस पर आपकी कोई प्रतिक्रिया है? जी, ये आपने जो बताया है अभी, जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये तो बेहतर होगा अगर एक बार उनसे आप
पूछ लें, क्योंकि मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, हम 10 की 10 सीटों पर पूरी तरह केबल हैं लड़ने के लिए, और 10 के 10 उम्मीदवार हमारे पास पूरी तरीके से तैयार है। और हम आने वाले वक्त में नवरात्रि के शुरुआत में ही, हमने पहले भी कहा है कि हम सबकी घोषणा करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पे कोई डाउट है हमें लड़ने में, या हमारे पास उम्मीदवारों की प्रॉब्लम है, और हमारी पूरी तरीके से तैयारी भी है। वो इसलिए तैयारी है कि जहां तक अगर हम घोषणा पत्र की बात करते हैं, तो हमने जो 2019 में जो इलेक्शन जो हमने कॉन्टेस्ट किया था, तो उसमें जो हमने घोषणा पत्र बनाया था, तो कोविड की महामारी हो या जो भी किसान आंदोलन चला हो, उसके बावजूद हमने ज्यादातर कार्य उसमें पूरे करने की कोशिश किया है और उसमें सफल रहे हैं। तो जब हम मैदान में उतरेंगे, जब हम लोगों के बीच जा रहे हैं, तो हमने जितनी भी उपलब्धियां हमारी हुई, और खासकर जो विभाग दुष्यंत चौटाला जी के पास थे, चाहे वो रेवेन्यू ले लीजिए, जीएसटी ले लीजिए, एक्साइज ले लीजिए, एविएशन ले लीजिए, या फिर महिला आरक्षण पे जो हमने 50% पंचायती राज में हमने रिजर्वेशन किया, 33% हमने जो राशन डिपो पे किया, या जो भी किसानों के लिए हमने किसान वर्ग की बात करें, तो जो हरियाणा में, खासकर हरियाणा की अगर मैं बात करूं, तो हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां 14 फसलों पर। ठीक है शैलजा जी, लौटूंगी आपके पास। आप कह रहे हैं आपको डाउट नहीं है, पर लगता है आपके प्रदेश उपाध्यक्ष जो है उनको बिल्कुल डाउट है कि आप 10 की 10 सीटों पर जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, तभी वैसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। चलिए अंश जी, आपके पास मैं आती हूं। अभी आपने सुना होगा अर्जुन जी को, जिन्होंने कहा कि आप विपक्ष का रोल भी नहीं निभा पा रहे। चलिए, आप सत्ता में तो नहीं, विपक्ष का रोल तो ठीक से निभाइए। नहीं, हम ऐसा मैं बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि हम, अगर कोई पार्टी है जिसने हरियाणा में भी और इस देश में अगर किसी ने मजबूती से विपक्ष की भूमिका को निभाया, तो वो इकलौती कांग्रेस पार्टी है जिसने मजबूती से सबसे आगे खड़े होकर हरियाणा की आवाज को मजबूती हरियाणा में नहीं दिखाई दे रही है सर, मजबूती हरियाणा में नहीं दिखाई दे रही है। कब घोषित होंगे आपके प्रत्याशी के नाम सर? नहीं, एक प्रत्याशी के नाम घोषित होने से और विपक्ष की भूमिका निभाने का तो कुछ नहीं, आप कह रहे हैं मजबूत है, प्रमुख विपक्षी पार्टी है हरियाणा में। सर, मजबूती कहाँ आपकी दिखाई दे रही है? मुझे एक बात बताइए। आप दूसरे फेज के नामांकन भी हो गए हैं, अभी तक आपके हरियाणा में आपके प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं हो पा रही है सर। वहीं आपके नेता जो है पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, दिग्गज नेता छोड़ के जा रहे हैं, आपकी पार्टी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। सर, मजबूती कहाँ दिखाई दे रही है सर, ये बताइए आप। नहीं, मजबूती तो ऐसे तो फिर भाजपा में भी नहीं है। अगर मैं आज आपको एक न्यूज दिखाता हूँ, ये आप देख लो, इंडियन एक्सप्रेस, कोई छोटा वो तो नहीं है, किसी बड़े उसने ही डाला है कि जिसमें अनिल विज जी का बयान है, जब मुख्यमंत्री जी बदले गए थे उस टाइम पे, कि मुझे पता ही नहीं था कि हरियाणा में मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। आप सोचिए, कल्पना करिए, प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री, उन्हें पता ही नहीं है कि अगले दिन मुख्यमंत्री बदलने वाला है, पूरे कैबिनेट का इस्तीफा होने वाला है। ये अनिल विज जी का बयान है, ये मैं आपको बकायदा दिखाया है ये लोग। और उसके बाद तो मजबूती तो भाजपा में भी नहीं है, कहाँ आप मजबूती की बात कर रहे हैं। और रही दूसरी बात प्रत्याशी, बीजेपी तो सर दावा कर रही है 10 की 10 सीटों पर जीत हासिल करेगी पिछली बार की तरह। सर, आप कह रहे हैं मजबूती नहीं है, बीजेपी की तमाम तैयारियां हमें तो दिख रही हैं फिलहाल, पर कांग्रेस की तैयारी नहीं दिख रही है सर। तो हम उसी पर सवाल करेंगे कि मजबूती कहाँ है। जी नहीं, दावत उन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में भी कहते ना कि अब की बात 75 पार, क्या हुआ, 40 मच गए, गठबंधन करने की जरूरत पड़ गई। दावत उन्होंने तब भी क्या था, क्या हुआ? सर, गठबंधन का तो देखिए, कांग्रेस भी अभी गठबंधन में ही लड़ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें पूरे देश में, तो गठबंधन में ही कांग्रेस टिकी हुई है। कांग्रेस अकेले तो कहीं नहीं है सर। आप नहीं, एक जो ये नारा देते अब की बात 400 पार, एक अकेला सब पे भारी, तो क्यों मोदी जी को जरूरत पड़ गई कि 48 ऐसे दलों को साथ में जोड़ने की, और ऐसे दलों में जिसमें से 20 से ज्यादा पार्टियां तो ऐसी जिन्होंने आज तक एक चुनाव नहीं लड़ा, जिनका एक सांसद तक नहीं है, ऐसी पार्टियों को जोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई मोदी जी की, जब वो कहते हैं संसद में खड़े होती एक अकेला सब पे भारी, अब की बात 400 पार। तो 20 ऐसी पार्टियों को जोड़ा जिन्होंने आज तक चुनाव ही नहीं लड़ा, एक भी सांसद नहीं है। तो फिर दावा करने में क्या? दावा तो मोदी जी ने ये भी कहता ना कि अब की बार ट्रंप की सरकार, क्या हुआ, ट्रंप की सरकार नहीं आई। तो दावा करना और हकीकत में दोनों में अंतर है सर। देखिए अलायंस में तो कांग्रेस ने भी ऐसी पार्टी को जोड़ा है जिसको वो पहले चोर कहते थे, जिस पर वो पहले कई आरोप लगाते थे, जिसके लिए सोच भी नहीं सकते थे हम कि ये पार्टी कांग्रेस के साथ एक साथ होगी, पर आज है साथ में, अलायंस में है सर। हमारा नहीं, ये बात हमने शुरुआत से कही है कि हमारा
प्रदेश स्तर पर शायद एक दूसरे की बीच में सहमति ना हो, लेकिन जब हम राष्ट्रीय स्तर पर आते हैं, हम दोनों के बीच में जितनी भी तमाम पार्टी, हम दोनों के बीच में मनभेद हो सकते, लेकिन मतभेद नहीं है। ठीक है, हम दोनों के छोटा मोटा एक मनमुटाव हो सकता है, लेकिन जब हम बात आती है देश में लोकतंत्र को बचाने की, तो सभी पार्टियां जो है वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाती हैं कि किस प्रकार से आज ईडी या आईटी जो भाजपा के फ्रंटल हेड बन चुके हैं, जो भाजपा ने एक नीति चला रखी है कि चंदा दो धंधा। अच्छा, मतलब अच्छा ठीक है। अलायंस से पहले केजरीवाल चोर, अलायंस के बाद आप उनके लिए मेगा रैली निकाल रही हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको इस चीज का जवाब देता हूँ ना कि हमने ये चीज से कहा कि आप जैसे अगर आपने कांग्रेस पार्टी के आज इन्होंने बैंक अकाउंट को फ्रीज किया, अब 6 महीने पहले करिए या फिर आप 6 महीने बाद करिए, जब आप आचार संहिता की घोषणा हो चुकी है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जब 2 महीने बाद चुनाव है, उस समय आप मुख्य विपक्षी दल के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। आप उस टाइम पे एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आप गिरफ्तार कर रहे हैं, आप हेमंत सोरेन जी हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, आप अरविंद केजरीवाल जी हैं उन्हें आप गिरफ्तार कर रहे हैं। जब आचार संहिता लग चुका है और आचार संहिता लगने के बाद जब 1 महीना भी नहीं बचा है चुनाव, ठीक है सर, ठीक है। तमाम सवालों के जवाब देवेंद्र दत्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनसे लूंगी। जी देवेंद्र जी। बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन करके। वास्तविकता तो ये है कि इनकी पार्टी के संगठन के अंदर अंदरूनी इतना कलह है, इनका कोई समन्वय नहीं है, किसी प्रकार का कोई समन्वय इनका आपसी नेताओं में भी नहीं है। कोई इधर की भाषा बोलता है, कोई उधर की भाषा बोलता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का क्या मुकाबला करेंगे? यहाँ पर तो इनके प्रवक्ता ही सर पार्टी छोड़ देते हैं, इनके प्रवक्ता ही पार्टी छोड़ के चले गए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, इस समय कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं और होना चाहते हैं, इसलिए कि उनको एक कुशल नेतृत्व और एक साफ सुथरा नेतृत्व मोदी जी के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में नजर आता है, इसलिए वो लोग इस परिवार में शामिल हो रहे हैं। इनका हरियाणा में कुछ नहीं, अभी तक इन्होंने प्रत्याशी घोषित नहीं किए, ना इनका कोई समन्वय है। मैनिफेस्टो बनाते हैं तो बीजेपी के उस पे मोदी की गारंटी और उसको लेकर के ये जोड़ तोड़ करते हैं। वास्तविकता ये है कि धरातल नहीं है, दूरी नहीं है, नेतृत्व नहीं है और लोगों का विश्वास नहीं है। ये लोग हर तरह से विफल हो चुके हैं, इनका आपसी समन्वय नहीं है। ये चुनावी समर में जाकर के क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मुकाबला करेंगे? हमारा तो इनके मैनिफेस्टो में एक और चीज है सर, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल किया जाएगा, और ये कह रहे हैं कि जो जनता चाहती है हमारे मैनिफेस्टो में वही हमने इंक्लूड किया है। जनता चाहती है जम्मू कश्मीर को जो राज्य दर्जा दिया जाए उसे बहाल किया जाए। मुझे एक बात बताइए, जम्मू कश्मीर के अंदर जो इतने कांग्रेस के समय में आजादी के बाद जो देश के अंदर इतना बड़ा कलंक 370 धारा और 35A लगा हुआ था, उसको अगर समाप्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लेकर के उसको निभा करके दिखाया है, देश की जनता उसको देख रही है। आज 370 धारा और 35A के उस कानून के अंतर्गत अगर ये मेरे कांग्रेस प्रवक्ता पढ़ करके देखेंगे तो इनको पता लगेगा कि वहां पर क्या दशा थी। वहां पर दशा नहीं थी, वहां दुर्दशा थी। 370 धारा हटी है, लोगों का विश्वास बना है, जम्मू कश्मीर के लोग आज अग्रणी पंक्ति पर आगे बढ़ रहे हैं। लोग पुनः उस कश्मीर को, जिसको दूसरा स्वर्ग कहते थे, उसको निहारने के लिए, उसको देखने के लिए वहां पर्यटक जाने वाले हैं, जाने लग गए हैं। तो देश के अंदर जो वातावरण बना है वो राममय वातावरण हो गया है। इसलिए इनको भी पता है और इनके नेतृत्व को भी पता है कि 2024 में कुछ इनको हासिल होने वाला है नहीं। और मैं तो ये कहता हूं कि अब कांग्रेस का कुछ नहीं है, अपितु विपक्ष भी इस तरह से बिखरने वाला है। पूरे का पूरा कोई दल हो, कोई दलदल हो, कुछ नहीं है। अब ये भारतीय जनता पार्टी और उसके निष्ठावान कार्यकर्ताओं की सरकार रहने वाली है, ये सरकार अब जाने वाली नहीं है। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई अभी कांग्रेस के आरोपों की, पर लेकिन दुष्यंत चौटाला भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप क्या लगा रहे हैं? वो तो दावा कर रहे हैं कि इस बार रीजनल पार्टी को ही जनता वोट करेगी। एक बार कभी आपके साथ वो गठबंधन में हुआ करते थे, पर आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी दावा कर रही है 400 पार, वो 200 पर भी नहीं आएगी इस बार।
देखिए, मैं एक बात अक्सर कहा करता हूं कि हाथ अंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने प्रत्यक्षता को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है अनाया जी। अभी हरियाणा के अंदर 25 मई को चुनाव है और चुनाव जब होंगे उस दिन ही आपको पता लगेगा। आप ही अपने टीवी चैनल पर ये सब लोगों को बताएंगे कि देश और प्रदेश किस तरह से जीत की ओर अग्रसर है। प्रदेश की 10 सीटें आने वाली हैं। चौटाला जी, दुष्यंत जी या इनेलो के लोग या कांग्रेस के लोग आज वो क्या कह रहे हैं, मुझे उस द्वंद्व में नहीं पड़ना। मुझे केवल अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए ये कहना है कि देश का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को खिलाने के प्रति बिल्कुल निश्चित हो चुका है और उसका प्रमाण जो है वो 25 मई के बाद 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो आपके सामने होगा। ठीक है अर्जुन जी, आपके पास आऊंगी। मैं बहुत देर से आपके पास नहीं लौटी हूं। अर्जुन जी, ये तो तमाम पार्टी अपने अपने मुद्दों को लेकर बात कर रही हैं और बीजेपी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्होंने तो कह ही दिया देवेंद्र जी ने कि इस बार तो हम जीत ही रहे हैं, इसके जो रिजल्ट है 4 जून का आपको पता ही चल जाएंगे। तो आप मुझे बताइए, इनेलो किन मुद्दों को लेकर इस बार उतर रही है मैदान में? देखिए, मैं अगर बात करूं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दावा कर रहे थे, ये दावे तो पिछली बार भी हुए थे। हरियाणा प्रदेश में पिछली बार आप देखिए 75 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी देती थी वो कहां पर आ गए थे। 75 पार का नारा देने वाले ऐसे नारों से कुछ नहीं होता। अब की बार 400 पार या एक तरफा। अगर मैं बात करूं, पिछली बार 75 पार का नारा दे रहे थे, नहीं दे रहे थे भारतीय जनता पार्टी के, कहां पर आके रुकी? 40 पर। वो तो शुक्र है जो एक इनको जमुना पार भेजने का दावा करती थी, वादा करती थी, वो स्वार्थी लोग जाकर इनकी गोदी में बैठ के तब जाकर हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की या ठगबंधन जिसको कहें गठबंधन, उसकी सरकार बनी थी। अगर वो लोग इनकी गोदी में ना जाकर बैठते तो वो सरकार नहीं बन रही थी भारतीय जनता पार्टी की। तो इस बार भी ये दावे जो 400 पार के हैं या जीतने के हैं वो सारे रह जाएंगे। अगर मैं इंडियन नेशनल लोकदल की बात करूं, अगर मैं हरियाणा प्रदेश की बात करूं, तो इंडियन नेशनल लोकदल जो जनता के मुद्दे हैं, किसान जो परेशान है, जो देश का युवा बेरोजगार घूम रहा है, आज पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी है तो वो हरियाणा प्रदेश में है। शिक्षा की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, भ्रष्टाचार की अगर हम बात करें, प्रदेश में पूरी तरह से सब कुछ खत्म हो चुका है। किसान आज भी सड़कों पर है, किसानों पर लाठीचार्ज किया जाता है, सरपंचों पर लाठीचार्ज किया जाता है, शिक्षकों पर लाठीचार्ज किया जाता है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी कर प्रदेश में आई थी उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये सारे मुद्दे पहले से भी पूरे देश में उठाने का लगातार काम कर रही है। चाहे वो हमने पैदल यात्रा के दौरान किया हो, चाहे हमने घर घर जाकर लोगों से मिलकर मुद्दे उठाने का काम किया हो, चाहे विधानसभा की बात हो, चाहे विधानसभा के बाहर की बात हो। और अगर किसान की बात करें तो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में एक विधायक होते हुए भी जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब कांग्रेस अपने घर पर बैठी थी, कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, कोरोना काल में पूरा देश का व्यक्ति अपने घर में बैठा था। विधायक अभय सिंह चौटाला जी थे जो जब किसान की गेहूं नहीं बिक रही थी तो मंडियों में जाकर गेहूं बिकवाने का काम किया। और जब देश का किसान का देश दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा था और उसमें सभी देखिए सुनिए, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक विधायक होते हुए पूरे देश में इस्तीफा देने का काम किया था, तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी थे। आज पूरे प्रदेश का किसान, पूरे प्रदेश का युवा, पूरे प्रदेश का वर्ग अभय सिंह चौटाला जी के साथ है। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कुरुक्षेत्र से प्रत्याशी उतारने का काम किया, दिल्ली से प्रदेश प्रत्याशी लाने का काम किया। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सुशील गुप्ता जी कहाँ थे? जब किसान शहीद हो रहे थे तो ये लोग कहाँ थे? जब किसान पंजाब में अपना हक मांगता है SYL का, तो आम आदमी पार्टी कहती है हम एक बूंद पानी नहीं देंगे। ऐसे लोगों के साथ गठबंधन करने का काम कर रहे थे। आज उन लोगों को प्रत्याशी बनाने का काम किया जो हरियाणा के हकों को मारने का काम कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के हक के पानी को छीना जा रहा है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ अभय सिंह चौटाला जी ऐसे नेता है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी लोगों के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को, और आज प्रदेश की जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी और चाहे कांग्रेस की 10 साल का राज देखा है, उनको अच्छी तरह समझ चुकी है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अच्छी जीत के मार्जिन के साथ ये लोकसभा चुनाव जीतेगी और आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव भी जीतने का काम। ठीक है सर, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। अंश जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे?
सबसे पहले तो जो उन्होंने कहा, एक झूठ उन्होंने बोला कि अगर कोरोना काल के समय पे हम लोग घर पे बैठे हुए थे, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें साफ है, ये न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल दिया, इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा जी और उनकी जो टीम थी उसने निरंतर, उन्होंने पूरी टीम ने और दीपेंद्र हुड्डा जी ने निरंतर। अर्जुन जी लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी, आपकी आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। अध्यक्ष अर्जुन जी आपके पास लौटूंगी, आपको समय दिया जाएगा, आपको समय दिया जाएगा। न्यूज पेपर तक कीमत दी, चाहे हुड्डा जी थे, चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी थे, और अखबारों की सुर्खियों के अलावा। नहीं देखिए, एक एक करके बात करेंगे। अर्जुन जी आपको पूरा समय दिया गया, अब आपके पास वापस लौटूंगी तब आप बिल्कुल बोलिएगा, आपको फिर से समय दिया जाएगा। जी अंश जी, तो दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा में, और अगर मैं बात करूं हमारा भारतीय युवा कांग्रेस जो है उसके जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वी श्रीनिवास जी, उन्होंने किस प्रकार से अपने पूरे यूथ कांग्रेस की टीम के साथ किस प्रकार से घर घर जाके ऑक्सीजन बांटने का काम किया था, इस वजह से उनको ऑक्सीजन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने कोरोना काल में सभी लोगों के लिए काम किया। हमें जब मणिपुर में हिंसा हुई थी, तो मणिपुर के रिफ्यूजीज जब दिल्ली में आए थे तो उनको भी एक बार भी दिल्ली बॉर्डर पर जाकर किसानों का हाल नहीं जाना, जाके हमने रिफ्यूजी कैंप्स में मेडिकल एड देने की बात हो या फिर उनको फूड सप्लाई करने की बात हो, सभी प्रकार की चीजें हमने अगर सप्लाई करने का काम किया तो वो कांग्रेस पार्टी ने की। तो आपको कृपया ये झूठ मत बोलिए, ठीक है। और मैं एक और बात कह रहा हूँ, मैं जो अगर बीजेपी इतना ज्यादा धारा 370 की बात करती है ना, मैं एक चीज उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आज इतने साल हो गए इनको वो धारा 370 हटाए हुए, अभी तक ये जम्मू एंड कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं करवा पा रहे हैं। और एक और चीज नहीं, बिल्कुल 370 धारा हटी है, चुनाव भी जल्द कराने की भी बात की गई है और जल्द आपने भी एक। पर लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे थे, ये सवाल तो मेरा आपसे ही बनता है कि अगर आप कह रहे हो कि जनता के जो भी मुद्दे हैं उन्हीं को मैनिफेस्टो में हमने इंक्लूड किया है, तो आप मुझे बात बताइए, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है बहाल करना, ये जनता की मांगे हैं, ये जनता जी ये जनता की मांग है कि जम्मू कश्मीर को जो राज्य का दर्जा दिया गया है उसे बहाल किया जाए। ये गलत है, ये गलत है। जब उन सबकी बारी आती है तो आप उनसे इस सवाल नहीं पूछते, आप उनको आपने जिक्र किया बात का, तो मैं आपको काउंटर कर रही हूँ। आपने आपको पूरा बोलने का मौका देती है, बिल्कुल आपको मौका दिया जा रहा है, बिल्कुल दिया जा रहा है, आप मुझे बोलने तो दीजिए। बोलिए। हमने जो हमारा घोषणा पत्र है, आपने भी एक बात कही है कि हमने कोई नई योजना नहीं लेकर आए हैं और हम सिर्फ उलटफेर कर रहे हैं भाजपा की सभी योजनाओं को। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। हमने राजस्थान में जो हमारी चिरंजीवी योजना थी, जिसमें हमने 25 लाख का लोगों को स्वास्थ्य बीमा देने की हमने जो बात करी थी राजस्थान में, उसको हमने राष्ट्रव्यापी तौर पर हमने उसको अपनाने का काम किया है। तो ये हमारी ही योजना थी जिसको हम आगे लेके जा रहे हैं, ठीक है। हमने कई ऐसे जो है महिलाओं को 1 लाख रुपया सालाना देने की बात है, वो हमारी योजना है। हमने कई ऐसी नई नई गारंटी लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि हमने इनकी जो हमें ऐसी योजना इनकी लग रही है जो गलत है, जो कि लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है, उन योजनाओं को हटाने का बात कर रहे हैं। अच्छा। जैसे इनकी जो एक ये बुलडोजर प्रथा एक इन्होंने चला दी है कि जो भी गरीब व्यक्ति है, जो भी इनके ऊपर सवाल उठाता है, उस व्यक्ति के घर पे ये बुलडोजर चला देते हैं। ये बुलडोजर में ये पूछता हूँ कि क्यों नहीं चलता। जिस व्यक्ति ने IIT BHU को जो इनका बीजेपी का ही IT सेल का व्यक्ति था, उसके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर चला था। ये बुलडोजर सिर्फ गरीब के घर पे क्यों चलता है। ये बुलडोजर उस व्यक्ति के साथ क्यों नहीं चलता जिसने अंकिता भंडारी के साथ गलत किया था। ये बुलडोजर उन्नाव, कानपुर जैसे हत्या कांड में रेप के मामले के जो आरोपी उनके घर पे क्यों नहीं चलता है। क्यों भाजपा की पूरी सरकार जो पूरी IT सेल जो है वो चुप हो जाती है। आज ये खबर आई है कि NIA ने कर्नाटक में जो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था उसमें भाजपा का एक लीडर पकड़ा गया था, उसको अरेस्ट किया था। क्यों ये बुलडोजर हरियाणा के मुद्दों पर कोई नहीं बोलेगा। हरियाणा के मुद्दे के मैं सुन रही हूँ जी, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ अनुज जी को। अनुज जी तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं, पर उनको समय दिया जा रहा है कि फिर वो ब्लेम ना लगा दे कि मुझे समय नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में तमाम हमारी योजनाएं, आपके पास आऊंगी अर्जुन जी, आपको बिल्कुल समय दूंगी। आप कह रहे हैं तमाम हमारी नई योजना है, 25 गारंटी में, अर्जुन जी आपके पास मैं लौटूंगी, 25 गारंटियों में से अगर आप 5 योजनाएं अपनी गिनवाते हैं तो बाकी की 20 जो है आपकी गारंटी वो तो बीजेपी की उलटफेर है। मैं यहाँ पर मैं बिल्कुल मैनिफेस्टो पढ़कर आई हूँ, मैं ऐसे बात नहीं कह रही हूँ आपको। आप कह रहे हैं 1 नेशन 1 पेंशन की बात कह रहे हैं, आप EVM से ही जो है वोटिंग कराने की बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दल बदल पर सांसद और विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, फिर आप MSP दर्जा की बात कर रहे हैं, फिर आप जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। मुझे बताइए ना नई बातें क्या है इसमें सर। और आप ये मुद्दा पूरा जो पूरा है ठेके डाल रहे हैं जनता के। जनता चाहती है जाति जनगणना करवाना, जनता चाहती है जम्मू कश्मीर को जो है दर्जा जो है बहाल किया जाए। सब ये सब बातें आप जनता के ठीक ना डालिए कम से कम।
नहीं, हाँ मैं आपको अब बताता हूँ। लद्दाख में एक, अगर आप जानेंगे, सोनम वांगचुक जी ने एक पूरा एक लद्दाख का सबसे बड़ा मुद्दा उठाया है, ठीक है, जहाँ पे लद्दाख के लोग अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। भाजपा के क्या संकल्प पत्र में लद्दाख के लिए कोई उसमें कोई घोषणा है किस प्रकार से लद्दाख के लोगों के लिए उनको उनका अधिकार मिलेगा? लद्दाख में जाके क्यों नहीं वो बात कर रहे हैं लद्दाख के लोगों के लिए? सर चलिए ठीक है, चलिए ठीक है सर, आप जी लौटूंगे आपके पास फिर से, आपको अभी समय दिया गया है पूरा। अर्जुन जी आप कुछ कह रहे थे जी, जल्द से जल्द कहिएगा। करूं डिबेट हरियाणा प्रदेश को लेकर, मुझे लग रहा हो रही है हरियाणा प्रदेश के प्रवक्ता बैठे हैं और जवाब नहीं है सर, जवाब नहीं, प्रत्याशी क्यों घोषणा नहीं हो रही है, जवाब नहीं है सर, नेता क्यों छोड़ रहे हैं, जवाब नहीं है सर। जितनी बार उनसे जवाब मांगा जाता है वो बीजेपी पर और अन्य पार्टियों पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। अनन्या जी मैं वही बता रहा हूँ कि अगर हरियाणा प्रदेश की ज्यादा बात की जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल जी, जिसको प्रधानमंत्री जी कोयला चोर बता रहे थे, उसको 35 मिनट पहले शामिल करके टिकट दे दी जाती है। तो कौन सी वॉशिंग मशीन थी जो 35 मिनट पहले नवीन जिंदल जी को लेकर आए और कोयला चोर को साफ करके मैदान में उतार दिया? अब वो बहुत अच्छे उम्मीदवार है। ठीक है, संक्षेप में बोलिएगा, फाइनल कमेंट दीजिएगा अर्जुन जी, हमारे पास समय की पाबंदी है, बाकी सबसे भी मुझे फाइनल कमेंट लेने हैं। कोयला चोर के बारे में पूछ लीजिएगा कि वो आज साफ है और लोग, मुख्यमंत्री जी उनके लिए वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी शायद उनके लिए वोट मांग रहे हैं। ठीक है ठीक है देवेंद्र जी आपके पास फाइनल कमेंट जल्द से जल्द। जी अनाया जी, मैं केवल संक्षिप्त में एक बात कह करके अपनी बात को विराम करता हूं। मैं इनेलो वाले बंधु की भी बात सुन रहा हूं, वो भी 10 की 10 सीटों के लिए दावा कर रहे हैं। तो मैं कहा करता हूं कि स्वप्न के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है और ना मैं अंकुश लगा सकता हूं। स्वप्न देखना इनका मौलिक अधिकार है, ये देखें ये 10 सीटें जीतेंगे, ये तो समय बताएगा कि कौन जीत रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कमल 10 की 10 सीटों पर हरियाणा प्रदेश के अंदर खिल रहा है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। क्योंकि एक बात कह करके बात को विराम दूंगा कि भारत के अंदर स्वच्छ राजनीति, स्पष्ट राजनीति और पारदर्शिता की राजनीति का युग प्रारंभ हो चुका है और लोग उस युग के अंदर गोता लगाते हुए अपनी जीवन यात्रा को सुलभ बनाते हुए उसमें आगे यात्रा निभाना चाहते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के ऊपर लोगों का विश्वास है और कमल के फूल पर लोग मोहर लगाने वाले। बिल्कुल, लोगों का तो है ही, विपक्षी दलों के नेताओं का भी विश्वास नरेंद्र मोदी जी में जो है बढ़ता जा रहा है। चलिए शैलजा जी आपके पास आऊंगी, फाइनल कमेंट हमें जल्द से जल्द दीजिएगा। मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस का भी लंबा कार्यकाल रहा है हरियाणा के अंदर, हरियाणा प्रदेश की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा क्या कर लिया या क्या उनको लगता है कि उस टाइम नहीं कर पाए जो कोई अच्छा कुछ जबरदस्त अब इस टाइम पे अचीव कर लेंगे? वो अपनी पूरी तरीके से क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं और लोगों का उन पर से पूरी तरह विश्वास हो चुका है, ये बात है। जहां तक इन लोगों का है, उनका भी वजूद जो बचा कुछ है, मुझे लगता है इस टाइम पे खत्म हो जाएगा। जेजेपी का जहां तक सवाल उठता है, मुझे नहीं लगता जेजेपी के काम पे कभी भी कोई उंगली उठा पाता है, इसीलिए वो अलग अलग तरीके से जरिए ढूंढते हैं कि जेजेपी पे किसी तरीके से अलायंस को लेके उस पर उंगली उठाए, बट काम पे जहां तक काम पे कभी भी कोई उस पर उंगली नहीं उठा पाता। और इसी चीज को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और हमें पूरा विश्वास है जनता का हमें बहुत अच्छा वोट मिलेगा और दुष्यंत जी को बहुत अच्छा इसका मैंडेट मिलेगा इस बार हरियाणा चुनाव के अंदर। ठीक है अंश जी, फाइनल कमेंट आपसे, समय की पाबंदी है, फाइनल कमेंट। हाँ, जजपा के जो प्रवक्ता हैं उनको उन्होंने आज देखा भी होगा किस प्रकार से आपके ही नेता का हिसार में सबसे बड़ा आज विरोध हुआ था। भाजपा का जगह जगह जाकर आज विरोध हो रहा है। तमाम भ्रष्टाचारी जो है आज इनकी पार्टी में सर कम से कम उतरे सर, कहीं सुनिए मेरी बात, कहीं आप उतरे तो हैं? आप उनसे बोलिए, आप उनके बीच में उनको नहीं टोकते सर, सबको टोक। आज हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने एक बात कही थी कि जिन भी लोगों पर मोदी जी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं सारे तो आज भाजपा में शामिल है। आज ले लीजिए प्रफुल्ल पटेल का नाम ले लीजिए, प्रफुल्ल पटेल को अपने क्लीन चिट दे दी आपने, जैसे उनको अपने साथ गठबंधन का सहयोग। चलिए ठीक है सर, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, मुझे बता दीजिए कि प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कब कर रहे हैं? जो है वो जल्द जारी हो जाएगी। आज हमारी प्रथम बैठक हुई है और मुझे आशा है कि जल्द जारी हो जाएगी। आज बैठक होने के बाद जो भी अब नतीजा रहेगा जैसे भी है वो जल्द जारी हो जाएगी। एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत ही सूची जारी हो सकती है। छठे फेज में सर चुनाव है, दूसरे फेज के नामांकन हो गए हैं, उससे पहले तो हो जाएगी ना सर?
नहीं जी, जरूर हो जाएगी। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? आप इस चीज पर चिंता करिए ना कि क्यों आज हरियाणा के लोगों को आज रोजगार नहीं मिला कि और किस प्रकार से ठीक है सर, फाइनल कमेंट सर। ठीक है, समय की पाबंदी है जी संक्षेप में। हाँ, आपको चिंता इस चीज पे करना चाहिए किस प्रकार से आज भाजपा जो है वो लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी देखिए, चिंता करने का काम तो सभी नेताओं का है। आपको इस चीज पर आज चिंता करनी चाहिए, ना कि इस पार्टी। ठीक है अंश जी, बहुत धन्यवाद आपका। चिंता करने का काम तो आप सभी लोगों का है, आप सभी तमाम पार्टियों के नेताओं का है। हमारा तो काम है सवाल उठाना और उसका जवाब आप सभी से लेना। तो फिलहाल आज आप इस चर्चा में हमारे साथ बस इतना ही, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। तो फिलहाल मसला में यही करेंगे विराम। नमस्कार।